हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम फाइटर में। दोस्तों, आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जीके जीएस के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा वीडियो का सेकेंड पार्ट रहेगा। इसके पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग जा कर के देख लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिससे कि आपको आसानी होगी। ठीक है, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने इसमें पूछा जा रहा है आपसे, अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेन देनदार, व्यापारियों, नियोक्ताओं, रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल है, वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने है अनौपचारिक क्षेत्र ऋण, दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्र ऋण, तीसरा आपसे कह रहा है कि सामान्य ऋण, और फोर्थ कह रहा है कि वाणिज्यिक ऋण। तो कौन सा कहलाता है? ऑप्शन नंबर जो अपना 2 वाला है, अनौपचारिक ऋण। ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाता है। ऑप्शन 2 वाला इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे बोला गया है गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले ऑप्शन में दिख रहा है कि हड़ताल, दूसरे ऑप्शन में वीटो, तीसरे ऑप्शन में तख्ता पलट, और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि व्यापार संघ। तो क्वेश्चन पढ़िएगा तो जब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना, वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं तख्ता पलट करना। क्या कहलाता है? तख्ता पलट करना। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? पहला है आपके सामने राष्ट्रपति, गवर्नर, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राज्यपाल। तब आप आंसर क्या देंगे? तब आप आंसर देंगे भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है ना, हमारा भारतीय संविधान का मतलब भारत का जो प्रथम व्यक्ति है, भारत का फर्स्ट व्यक्ति है, वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद है ये। इसके पद के बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका पद कहाँ से लिया गया है। तो इसका पद की चर्चा आर्टिकल नंबर 52 में इसके पद की चर्चा की गई है। अब इसका जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? ब्रिटेन से एक तो अपने यहाँ पर जो नागरिकता है, एकल नागरिकता, वो भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। दूसरी अपने यहाँ पे जो संसद व्यवस्था है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, वो भी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? वो व्यवस्था भी आपकी ब्रिटेन देश से ही ली गई है। ठीक है, अब तो ये हो गई यहाँ पे बात। अब राष्ट्रपति संबंधित क्या क्या अनुच्छेद है? राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा आर्टिकल नंबर 52 में की गई है। आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है ना, वो कार्यपालिका का औपचारिक रूप से प्रधान होगा। ठीक है, और वास्तविक रूप से प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक रूप से प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति जो शपथ है वो किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत लेता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत में आता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आता है आर्टिकल नंबर 61 के तहत। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे राष्ट्रपति से संबंधित। और भी आर्टिकल हैं जो मैं आगे आपको डिस्कस कराता रहूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? देखिए यहाँ पे हम मौर्य वंश के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे कि यहाँ पे जो मौर्य वंश था उसके संस्थापक कौन थे। और सबसे पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, वो ही मौर्य वंश के संस्थापक थे। और मौर्य वंश कब से कब तक रहा था? मौर्य वंश कब से कब तक रहा था, ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो मौर्य वंश कब से कब तक रहा था? 322 बीसी से 322 बीसी से लेकर के कब तक रहा था? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है कि 322 ईस्वी से लेकर के कब तक रहा था। तो आपने कमेंट कर दिया होगा, अगर आपको पता है तो कर दीजिए, नहीं पता है तो बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखा 322 ईसा पूर्व यानी कि बीसी। ठीक है,
ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, उन्होंने मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? सबसे पहले हम संपूर्ण मौर्य काल की बात करेंगे तो मौर्य काल का जो है ना 322 से स्टार्ट हुआ था और 185 बीसी तक चला था ये, ठीक है। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसका शासनकाल कब से कब तक था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल आपसे पूछा जाता है कि 322 बीसी से चंद्रगुप्त मौर्य आया था और 298 बीसी तक रहा था, ठीक है। उसके बाद इसका एक पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार, ठीक है। दो नाम हैं अलग अलग, एक तो बिंबिसार है, एक बिंदुसार है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और बिंबिसार का संबंध किस वंश से है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो बिंदुसार आया और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक, जिसे आप लोग सम्राट अशोक या फिर महान अशोक के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि निर्जलीकरण क्या होता है। देखिए जो निर्जलीकरण होता है उसे मतलब क्या होता है, ये प्रक्रिया क्या होती है? ये डिहाइड्रेशन जो आपने सुना होगा इंग्लिश में इसे कहा जाता है। ये क्या होता है? ये एक अणु में से पानी को हटाना, एक अणु में से पानी को हटाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे बोल रहा है कि दो परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर आता है। तो देखिए जो दो परमाणु होते हैं उनके बीच बंध की क्या प्रकृति, कैसी प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति या धात्विक या आयनिक या सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो। देखिए जब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है तब क्या होता है? जब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है तब उनकी जो है ना सहसंयोजक प्रकृति कैसी हो जाती है? अधिक हो जाती है। यानी कि जब यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी? दो परमाणु हैं जैसे, ठीक है, दो परमाणु हैं, उनमें से एक की विद्युत ऋणात्मकता क्या हो गई? उनकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो गई, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है तो क्या हो जाता है? जो अपनी सहसंयोजकता है वो क्या हो जाती है? उसकी प्रकृति अधिक हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला देखेंगे तो इसमें आपसे पूछ रहा है, बोला गया है कि किसकी जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्लैंक दिया गया था कि कौन सा ऐसी चीज़ है जो जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। पहला तो कह रहा है कि डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, दूसरा कह रहा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरा कह रहा है क्वेरी लैंग्वेज और फोर्थ कह रहा है ऑक्यूएल लैंग्वेज। तो आपसे आंसर मेरा रहेगा कि आप क्या कहें? क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज और कंप्यूटर से व्युत्पन्न जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देती है, ठीक है। क्वेरी लैंग्वेज को डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज या फिर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्वेरी लैंग्वेज के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो सीधा सीधा आप लोग याद रखिए कि क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की क्या देती है? हमें सुविधा देती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन स्टैटिक जीके से है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि गराड़ी जो लोक नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है? गराड़ी लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तब आप कहेंगे कि गराड़ी लोक नृत्य किया जाता है आपका पुडुचेरी में, ठीक है। पुडुचेरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा? अगर कोई राष्ट्र है उसकी संपत्ति में कौन सा उपाय वृद्धि नहीं करेगा? नई कंपनियों में निवेश करना, कारखानों में बढ़ती कार्य क्षमता को, तीसरा कह रहा है कि घास के मैदानों को बागों में परिवर्तित करना, फोर्थ कह रहा है कि सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वितरण करना, सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वितरण करना। तब आपसे क्या रहेगा आंसर इसका आंसर रहेगा कि सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वितरण करना कोई भी राष्ट्र की संपत्ति नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। तो आंसर इसका लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 4 वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार के रोगजनक
जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनते हैं। यानी कि जो टाइफाइड बुखार होता है वो किसके कारण फैलता है? शैवाल के कारण, परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ के कारण, या फिर प्रोटोजुअन के कारण, या फिर बैक्टीरियल के कारण। तो किसके कारण फैलता है ये? जो अपना टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है, बैक्टीरियल के कारण। ठीक है, आंसर इसका 4 लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? ओजोन परत जो है ना O3 अपनी ओजोन गैस होती है, और ये जो कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तब आप कहेंगे जो अपनी C6H14 है ना, C6H14 वो क्या कर सकती है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्क्वाड्रन लीडर भारतीय का एक पद है। देखिए स्क्वाड्रन लीडर कहाँ पर होता है? इंडियन आर्मी में होता है, इंडियन नेवी में होता है, इंडियन एयरफोर्स में होता है, या फिर अर्धसैनिक बल में होता है? तब आप कहेंगे कि सर जो स्क्वाड्रन लीडर होता है वो अपनी एयरफोर्स में पाया जाता है। कहाँ पर? एयरफोर्स में। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर वायुसेना में एक कमीशन रैंक होती है। वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट से ऊपर और विंग कमांडर के ठीक नीचे होता है। ठीक है, विंग कमांडर जो होता है उसके ठीक नीचे का पद क्या कहलाता है? स्क्वाड्रन लीडर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि माले कहाँ की राजधानी है? माले जो है ना मालदीव की राजधानी है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन कि महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए जो महाबलीपुरम है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसे किया था नरसिंह वर्मन के द्वारा। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने इसे स्थापित किया था। कब किया था? तो 7वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन जो पल्लव वंश के शासक थे, पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन, इनके द्वारा क्या किया गया था? महाबलीपुरम की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 80 तक इनका रहा था कार्यकाल, किस वंश के शासक थे? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता दें कि मराठा वंश के संस्थापक थे। ठीक है, मराठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो पूछ रहा है कि पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? देखिए जो पानी का क्वथनांक यानी कि जैसे पानी खौलता है उसी को कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, जिस तापमान पर पानी खौलने लगे उस तापमान को क्वथनांक कहा जाता है। अब जब पानी को ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसका क्वथनांक कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। वो कम तापमान पर ही क्या करने लगता है? खौलने लगता है। ठीक है, तो ऊंचाई पर जल जो क्वथनांक है वो किस वजह से कम होता है? किस वजह से कम हो जाता है? कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। ठीक है, आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? देखिए जो संवेग है ना उसकी इकाई क्या है? यूनिट क्या है? संवेग की इकाई होती है न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या होती है? न्यूटन इंटू सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि अपर कट मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है? अपर कट का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, हॉकी, मुक्केबाजी और शतरंज। तब आप कहेंगे कि जो अपर कट होता है वो किस खेल में यूज़ किया जाता है? किस खेल के लिए यूज़ किया जाता है? क्या? अपर कट। तो अपर कट का उपयोग होता है मुक्केबाजी के लिए। ठीक है, जबड़े या पेट के, देखिए अपर कट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? अपर कट का यूज़ होता है मुक्केबाजी में। ठीक है, मुक्केबाजी में इसका यूज़ होता है। मुक्केबाजी में अपर कट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जबड़े या पेट से ऊपर के ओर का जो पंच मारा जाता है उसे मुक्केबाजी में क्या कहते हैं? अपर कट कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है? देखिए जो अपना एक तो मंदिर की शैलियाँ हैं भारत में, एक तो द्रविड़ शैली है, नागर शैली है, इस तरीके से शैली हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली पाई जाती है, और द्रविड़ जो शैली थी उसमें मंदिर वास्तुकला की एक शैली है ये। और इसमें विशेषता क्या है
इसमें मुख्य रूप से विशेषता है कि इसमें मीनार होती है, मीनार के साथ साथ शिखर भी होता है और गोपुरम भी होता है, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की एक शैली है। यहाँ पे जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे वो द्रविड़ शैली में ही बनाए जाते थे, ठीक है। तमिलनाडु व निकटवर्ती क्षेत्रों के अधिकांश मंदिर इसी श्रेणी में बने हुए हैं, यानी कि जो तमिलनाडु है ना और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो अधिकांश मतलब मैक्सिमम जो मंदिर हैं वो इसी शैली में बने हुए हैं, यानी कि साउथ इंडिया के मंदिर। अगला क्वेश्चन पूछा एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखककार कौन हैं? ये पुस्तक जो है ना इसके लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, वीएस नायपाल, मुल्क राज आनंद और सलीम अली। एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ना, एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? वीएस नायपाल ने। वीएस नायपाल के द्वारा इसे लिखा गया है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है। और 1964 में इसको लिखा गया था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आज के क्वेश्चंस थे जो कि आज कंप्लीट कर चुके हैं हम। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को आगे सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं।